कि कौन सा करियर करे। सबसे बहुत चैलेंजिंग दो चीजें हैं अभी फिलहाल, कि करियर क्या करे और दूसरा है कि रिलेशनशिप। ये दो बहुत मेजर सब्जेक्ट्स है जहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग देख पा रहे कि क्या करे, किस तरीके से ये चीजों को सॉल्यूशन किया जाए। सो अभी हमें ये सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेस आ रहे हैं। यहाँ पे एक रिसोर्स एक ऐसा है जिसको काफी साइंटिफिकली स्टडी किया गया है, जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। तो यहाँ पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है, फॉरेन में भी इसका काफी ज्यादा स्टडी हुआ है, और इसको एक साइंटिफिक स्टडी के रूप में आपको मैं लेके आ रही हूँ। सो फर्स्ट हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे एज अ कि हर एक जो बच्चा है ये पूरी मतलब दुनिया में जो भी कोई पर्सन आता है वो एक इंटेंशन के साथ आता है। उसका हर एक का कुछ तो जन्म लेने का कुछ इंटेंशन है, वो अपने साथ कुछ ना कुछ तो एक चीज लेके आया है। सो ये जो लेके आया है इनबॉर्न जो चीज है इसके अंदर, वो क्या है। अभी देखो दो अलग, जैसे कि एग्जाम्पल है कि एक चीता होता है। ओके, तो उसके अंदर क्या है, एक इनबॉर्न टैलेंट है कि वो बहुत फास्ट दौड़ता है। और उसको अगर हम बोले कि पानी में आप जाके तैर के दिखाओ और सबसे फास्टेस्ट बन के दिखाओ, तो वो नहीं बन के दिखाएगा, क्योंकि वो इनबॉर्न चीज नहीं है उसके अंदर। सो ये हर एक इंसान है, इसके अंदर ये एक एक्चुअल में एक नेचुरल टैलेंट है, इसके अंदर एक नेचुरल एनर्जी है। वो एनर्जी क्या है? ठीक। दूसरा होता है कि बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं कि तीर लगा के देखते हैं कि चलो स्पोर्ट्स की एक क्लास ज्वाइन करके देखते हैं, डांस के क्लास में जाके देखते हैं कि ये अपने लिए काम करता है क्या। सो ये काफी, ये आजकल बहुत चल रहा है कि एबैकस करके, मतलब हम बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और कुछ ऐसे बहुत जो बच्चे होते हैं जो फॉर्चुनेट होते हैं, तो हम उसको कहते हैं हिट द बुल आई, को हिट हो गया उनका। तो हर एक का नहीं होता है, तो हम 100 तीर चलाएंगे तो एक हाथ दूसरा लग गया, ऐसा होता है। सो हमें पता नहीं है कि कहाँ पे फोकस करना है, हमारा टारगेट क्या है और कहाँ पे फोकस करना है। ओके, सो ये हमको नहीं पता है। सो ये हमें पहचानना है, तो कैसे पहचाने? ऐसी क्या चीज है जो इससे मुझे पता चले कि मेरा टारगेट क्या है, मैं कहाँ पे हिट करना चाहिए, मेरा बुलजाई क्या है, कहाँ पे है, मेरा कौन सा करियर हो सकता है, या फिर मेरा ऐसा कौन सा बिहेवियर हो सकता है जो मेरे पूरी रिलेशनशिप है, पैसा है, जॉब है, बिजनेस है, जहाँ पे वो काम आ सके। दूसरा और एक है, हम चैलेंजेस बच्चों के बारे में फेस करते हैं। देखो, जो बच्चा एकेडमिक में बहुत अच्छा होता है तो उसका इतना ज्यादा इश्यूज नहीं आते जब एक एकेडमिक ईयर चलता रहता है, 10th तक 12th तक चलता रहता है कि भाई ठीक है, पढ़ाई में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, चलो ठीक है, ठीक है। तो लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको थोड़ी डिफिकल्टीज होती है लर्निंग में, स्ट्रेंथ वीकनेसेस उनके कुछ होते हैं, या फिर उनको सब्जेक्ट्स में होता है। जैसे कि किसी को साइंस बहुत अच्छे से समझ में आता है, उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आते हैं, लेकिन लैंग्वेज में वो थोड़े उनको पसंद नहीं होता है, या फिर अच्छा नहीं लगता है लैंग्वेज में जाना। दूसरा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं ये उनको ज्यादातर मैथ, जैसे कि उनको लैंग्वेजेस अच्छी आती है, लेकिन साइंस में थोड़ा उनको डिफिकल्टीज आता है। ओके, सो तो ये डिफिकल्टीज उनको आती है। कुछ बच्चों को ऐसा है कि लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है। किसी को देखो देखना पड़ता है, टीचर की बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ती है, उनको विजुअल्स होते हैं कि पिक्चर्स दिखाएंगे तो उनको इजीली समझ में आता है। कुछ बच्चों को नहीं आता है, नॉट नेसेसरी, लेकिन कुछ बच्चों को करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आता है। सो ये जो लर्निंग स्टाइल्स है हर एक की अलग अलग है। कुछ लोग होते हैं वो सेल्फ लर्नर होते हैं, कुछ लोग बच्चे होते हैं वो उनको नहीं सिखाना पड़ता है, पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ता है। तो ये जो पैटर्न है बच्चों के लर्निंग का, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें समझ में आएगा कि हमें कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ हमारा टारगेट है। ओके, सो तो बच्चों में जो ये लर्निंग स्टाइल है, उनके वीकनेसेस है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनको सही करियर, सही एजुकेशन, सही सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, तो ये हमें समझना जरूरी है। दूसरा होता है कि एडल्ट, देखो एडल्ट में क्या होता है कि
बहुत उनका एजुकेशन उन्होंने एक स्ट्रीम चूज की होती है, उन्होंने अपने एक सर्टन ग्रेजुएशन भी कर चुके होते हैं। तो अभी उनको है कि भाई मैं बिजनेस करूं या फिर मैं जॉब में जाऊं, या फिर मैं कहाँ, मुझे मैनेजरिंग में जाना चाहिए, बैक ऑफिस जाना चाहिए, फ्रंट ऑफिस जाना चाहिए, ये थोड़े डिफिकल्टीज होते हैं। दूसरे होते हैं कि इनके देखो अभी तक हम लोगों को एक असेसमेंट टेस्ट होता था कि एक टेस्ट लिखना है, उससे हमारा आईक्यू समझ में आता था, उससे समझ में आता था कि हाँ ये इसका आईक्यू अच्छा है तो ये बहुत करियर में अच्छे काम करेगा, आईक्यू अच्छा नहीं है तो नहीं, ये नहीं चलने वाला। ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया है। तो इसके अलावा जिसका आईक्यू अच्छा नहीं है तो उसका करियर नहीं बनेगा क्या, ये भी एक दिमाग में आता है ना चीज। तो इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि इमोशनल क्वेश्चन होता है, उसका सोशल क्वेश्चन होता है, क्रिएटिविटी क्वेश्चन होता है। तो ये जो चीजें होती है ये उसके करियर में या उसकी पूरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन दो जो लोगों का आईक्यू इतना खास नहीं है, वो अपने करियर में बेस्ट से बेस्ट चीजें कर चुके हैं। तो ये बिकॉज ऑफ, जब हमने ये साइंस से उसको प्रूव किया कि ये ऐसा कैसे हो गया कि इनका तो आईक्यू इतना खास नहीं है फिर भी ये लाइफ में इतना बढ़िया चीज कितना कर पा रहे, इतना कैसे स्किल वर्क है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि मार्क्स के पीछे पड़े, तो अभी दुनिया है वो मार्क्स की तो है, मार्क्स खाली एडमिशन्स के लिए होते हैं, उससे आप अपना स्किल नहीं दिखा सकते। यस, तो आईक्यू और मार्क्स का कोरिलेशन होता है, लेकिन ये छोड़ के बाकी अब दुनिया में निकल आओ तो बाकी सारे क्वेश्चंस काम करते हैं। ओके, सो ये जब एडल्ट को समझ में आता है कि भाई हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मेरा इमोशनल क्वेश्चन अच्छा है, मेरा सोशल क्वेश्चन अच्छा है, इवन दो मेरा आईक्यू अच्छा नहीं है, फिर भी मैं एक दुनिया में काम की चीज हूँ, तो वो मेरा क्या काम होगा, वो मेरा नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए जो चीज मैं करना चाहती हूँ। सो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा होता है कि मुझे मेरे और ज्यादा आगे कौन से फील्ड में जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो एडल्ट्स में ये काफी ज्यादा जो सेल्फ डेवलपमेंट होती है कि मुझे कहाँ पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, मुझे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेनी चाहिए किस चीज के लिए, तो ये हमें फ्यूचर का जो प्लानिंग होता है इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एडल्ट्स में होता है कि वही करियर जॉब है या फिर ग्रोथ हर्डल्स आ रहे हैं, मेरे बिजनेस में ग्रोथ हर्डल्स आ रहे हैं या फिर मेरे जॉब में आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं, तो मुझे शायद फील्ड चेंज करने की जरूरत है क्या, कि एट द एज ऑफ मुझे 40-45 पता चले कि ये मेरा सही फील्ड नहीं था काम करने के लिए, मेरा सही फील्ड कुछ और था, जो मेरे अंदर से आता था कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं वहां पे काम कर लेना चाहिए, मैं ये चीज के लिए नहीं बनाऊ, समझो मैं बैक ऑफिस के लिए नहीं बनाऊ, मेरे अंदर तो लीडरशिप क्वालिटी है तो मुझे वो फील्ड में जाना चाहिए। तो ये मुझे एक सही एज में पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है, ये दुनिया में अभी सबसे मेजर चल रहा है, वो है कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज, कि सर्टन पर्सन जब पहले मिलते हैं तो हमें उनका एक साइड पता होता है, तो उनके अब बोलते हैं ना कि चार फेसेस है तो उनका मुझे एक फेस पता है, तो बाकी और दूसरे तीन फेसेस है, तो एक सर्टन टाइम निकलने के बाद दूसरा फेस दिखना शुरू हो जाता है। तो मुझे अवेयर होना है कि ये पर्सन इस तरीके का बिहेवियर है, कि ये एक सर्टन पर्सन ये बहुत सेंसिटिव पर्सन है, ये बहुत एक थोड़ा कम बोलने वाला पर्सन है, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होता है, ये इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, भाई इसके फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा है तो मैं पक गई उसके फ्रेंड सर्कल को देख देख के। तो ये चीजें अगर हमें पहले से इन एडवांस पता चले तो मुझे मैं अवेयर होके जो भी है अंडरस्टैंडिंग वो रिलेशनशिप में बना पा रही हूँ। जो फैमिली में होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कंपेटिबिलिटी होती है कि भाई ये सर्टन, हमें जब समझ में आ जाए कि ये पर्सन का बिहेवियर इस पैटर्न में आता है, तो वो पर्सनालिटी की पॉजिटिव साइड पे है नेगेटिव साइड पे है, तो ये अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे खासी बिल्डअप हो सकती है। कॉर्पोरेट में मुझे सही जगह पे सही बंदा रखना जरूरी है। मैं फ्रंट ऑफिस पे अगर किसी इंट्रोवर्ट को बिठा रही हूँ तो वो इतना आउटपुट ज्यादा नहीं दे पाएगा। मार्केटिंग के लिए मुझे एक सर्टन पर्सनालिटी की जरूरत होती है, मुझे मैनेजिंग लेवल के लिए एक लीडर क्वालिटी होना जरूरी है। कुछ जगह पे वर्क का एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी होता है जहाँ पे काम मायने रखता है, ना कि लोग। और कुछ जगह पे ऐसी होती है कि जहाँ पे लोग इंपॉर्टेंट होते हैं काम से ज्यादा, तो उनसे काम करवा के लेना है, ये सब चीजें होती है। या फिर आप
पॉलिटिक्स हो या फिर आप कोई भी कंपनी में सीईओ हो या कोई भी हो सकता है, या फिर आप एकदम सिंपल से सिंपल की कुछ एकदम ड्राइवर को भी अगर आपको रखना है तो वहां पे भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पे आपको एक स्टाफ सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एक राइट कैंडिडेट चूज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये सब चीजें हमने जो डिस्कस की, जैसे कि हमने देखा कि बच्चों के लिए ये कैसे फिंगरप्रिंट के पैटर्न्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट है, या फिर एडल्ट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट लाइफ में ये सब खेल जो है ये हमारे फिंगरप्रिंट्स का है। ओके, जैसे कि हमने जैसे आप इसको कोरिलेट करेंगे पामेस्ट्री से, जो पामेस्ट्री है तो अभी वो तो देखो पुरानी बात है कि पामेस्ट्री से देख के आपको एक टेंटेटिवली बताया जाता था, या फिर आपको एक बताया जाता था कि नहीं आपका ये ऐसे ऐसे ये लाइन आपकी लाइफ लाइन है, ये सब ऐसी चीजें बताई जाती थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बता रहे हैं वो जो है वो पूरा साइंटिफिक प्रॉपरली स्टडी किया हुआ चीज है, और यहाँ से आपको आपका बिहेवियर, ये एक प्रूवन साइंस है, और यहाँ से आपको आपका बिहेवियर पता चलता है। आपको आपके बिहेवियर के हिसाब से आपको कौन सा करियर लेना चाहिए। ओके, और यहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी है इसके पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड आपको खुद को पता चलेगा। अ, जब ये आप देखेंगे कि आपके फिंगरप्रिंट के पैटर्न्स किस तरीके से है। सो ये एक टोटली प्रूवन साइंस है। अभी हमने इसके लिए फिंगरप्रिंट ही क्यों चूज किया है, हाथ के फिंगरप्रिंट्स या फिर जो है वो क्यों चूज किया है, तो ये है जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये एक यूनिक पैटर्न होता है। जैसे कि हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो हम जो फिंगरप्रिंट्स देते हैं, तो जितने भी लोग हैं दुनिया में हर एक का अलग अलग फिंगरप्रिंट का पैटर्न है, एक का भी किसी और के साथ मैच नहीं होता है। ओके, सो ये एक फिंगरप्रिंट एक यूनिक पैटर्न है, इस वजह से ही हम जितने भी लोग हैं देखो हमारे में सिमिलैरिटीज होती है कि भाई मुझे एडवेंचर मूवीज पसंद है और 4 जन को या 10 जन को एडवेंचर मूवीज पसंद है, किसी को थोड़ा रोमांटिक मूवीज पसंद होता है, तो ये बिहेवियर एंड पर्सनालिटी, तो ये कॉमन कॉमन चीजें होती है। लेकिन इवन दो जहाँ पे एडवेंचर पसंद थे उनमें भी ऐसी कुछ चीजें थी कि उनको भी हाँ थोड़ा हमें वो दूसरा कुछ चीजें मूवीज पसंद है, या फिर हमारा इंटरेस्ट क्रिएटिविटी में है, या फिर देखना पसंद है, या फिर करना पसंद है। जैसे कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना पसंद है या स्पोर्ट्स देखना पसंद है, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट देखना है, ये दो अलग चीजें होती है। तो यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं ये पर्सनालिटी को। तो हमने चूज किया है फिंगरप्रिंट ही। क्यों किया है, बिकॉज जब बेबी बच्चा जब पेट में होता है तो उसके 3rd मंथ से लेके 5th मंथ तक फिंगरप्रिंट के पैटर्न्स बनते हैं, और ये फिंगरप्रिंट्स पैटर्न बनने के लिए उसके जेनेटिक्स जो होती है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। वो मैटरनल होते हैं, पैटर्नल जीन्स आते हैं, उसके हिसाब से वो फिंगरप्रिंट के पैटर्न्स बनते हैं। ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर होता है कि माँ क्या सोच रही है, माँ कौन से इमोशन में है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि 3rd से 5th मंथ में माँ को खुश रखो, सॉरी, या फिर मदर को एक अच्छी पैम्परिंग की जाती है, बहुत कुछ संस्कार किए जाते हैं, गर्भ संस्कार वगैरह कुछ किया जाता है। सो ये सब चीजें वही इसलिए होती है कि वो इंटेंशन वही होता है कि वो जो माँ है वो खुश रहे, हैप्पी रहे, और वो हिसाब से वो बच्चा बनेगा। सो ये फिंगरप्रिंट्स पैटर्न जो बने हैं ये 3rd मंथ से 5th मंथ तक पूरे डेवलप हो चुके होते हैं, और उसके आगे फिर उसकी खाली सिर्फ डेवलपमेंट होती है। लेकिन फिंगरप्रिंट का पैटर्न जो है वो 5th मंथ तक बन के कंप्लीट हो चुका होता है। दूसरा होता है कि ये जो फिंगरप्रिंट का पैटर्न जो बन रहा है ये वाला, इसके जो इसका कनेक्शन है वो हमारे कंप्लीटली वो ब्रेन से होता है, क्योंकि वो हिसाब से जैसे कि ब्रेन के कन्वर्जन जैसे बन रहे होते हैं तो उस तरीके के पानी जो मूव होता है वो इम्पैक्ट करता है ये वोलर पैड्स को, और फिर ये फिंगरप्रिंट पैटर्न बनता है। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो होता है, जितने आपके रिच काउंट ज्यादा होगी उतना आपका न्यूरॉन्स ब्रेन ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो इसका कोरिलेशन है कि इसके अंदर जो रिजेस है, जो फाइन लाइंस है, तो ये लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस और आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स, इनका ये सीधा सीधा कनेक्शन होता है। ओके, सो इसलिए फिंगरप्रिंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
यहाँ पे जो हमने ये जो फिंगरप्रिंट का पैटर्न है, तो यहाँ पे अलग अलग उसके जो रिच काउंट है, यहाँ पे जो लाइंस है, इनका पूरा स्टडी किया जाता है, इनके काउंट्स लिए जाते हैं, और इससे आगे हमें दो तरीके के समझ में आता है। तो ब्रेन में होता है, एक होता है टेक्निकल पार्ट, जहां पे हम लोग इसको रीच को काउंट करेंगे। ओके, ये काउंट करेंगे, इसके नंबर्स काउंट करेंगे, किस तरीके का जो भी है, और इसको एक सर्टन सॉफ्टवेयर होता है उसमें वो डालेंगे, तो वहां पे आपका एक रिपोर्ट बन के आता है, जिसको आजकल कहते हैं डीएमआईटी टेस्ट, डर्मेटोग्राफिक्स टेस्ट होता है। तो वो एक सर्टन टेक्निकल पार्ट है, तो जहां पे आपको एक आपकी पर्सनालिटीज मल्टीपल, मतलब अलग अलग पर्सनालिटीज का एक कॉम्बिनेशन बन के एक रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरा पार्ट होता है, वो होता है साइकोलॉजिकल पार्ट। ओके, सो आपका जो ब्रेन है, इसका इंटेलिजेंस एंड इमोशन, ऐसे दो पार्ट है। सो डीएमआईटी से आपको क्या मिलेगा कि आपको इसका पर्सन का एक टेक्निकल पार्ट समझ में आएगा, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल पार्ट भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ पॉइंट ऑफ आपका जो बिहेवियर है, साइकोलॉजिकली आप कैसे हो, कैसे सोचते हो, कैसे फील करते हो, ये सब चीजें भी समझना जरूरी है। सो डीएमआईटी एक अलग पार्ट होता है, साइकोलॉजिकल पार्ट अलग होता है। सो साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट, जैसे कि हम ब्रेन मैपिंग करते हैं, तो ब्रेन मैपिंग में दोनों चीजें आ जाती है, डीएमआईटी भी आता है और साइकोलॉजिकल भी आता है। सो ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना। सॉरी। सो अभी हमें समझना है, एक अपने बारे में, सेल्फ के बारे में समझना है, तो इसके लिए ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे आप हो एक जगह पे, ओके, और दूसरी जगह पे अदर लोग हैं। अदर लोग मतलब आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके नेबरर्स हो सकते हैं, आप जहाँ ऑफिस में जाते हैं उसके सराउंडिंग में, या फिर एनवायरमेंट में जो भी लोग हैं वो अदर्स में आएंगे। ओके, सो रूम नंबर 1 जो है, यहाँ एक विंडो है, दो विंडो है, यहाँ पे आप भी देख पा रहे हो और अदर लोग भी देख पा रहे हैं। रूम नंबर 2 जो है, यहाँ पे सिर्फ अदर पीपल कैन सी। ओके, रूम नंबर 4 है, जहाँ पे सिर्फ आप देख पा रहे हो, और रूम नंबर 3 जो है, यहाँ पे आप भी नहीं देख पा रहे हो और अदर लोग भी नहीं देख पा रहे। ओके, सो अभी इसको हम ऐसे समझेंगे, रूम नंबर 1 जो है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे भी पता है और अदर लोगों, बाकी लोगों को भी पता है। जैसे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में अच्छी हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छा कुकिंग करती हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करती हूँ, मैं अच्छे से बात करती हूँ, तो ये सब मुझे भी पता है, लोगों को भी पता है। रूम नंबर 2 एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता है लेकिन बाकी लोगों को पता है। तो समझो मैंने बाहर चली गई और किसी ने बोला, वाह तुम आज बहुत अच्छे ड्रेसेस पहनती हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तुम बुटीक क्यों नहीं खोल लेती, या फिर तुम्हें ना डॉक्टर हो जाना चाहिए, तुम बहुत अच्छे से कर पाओगी। तो ये लोग अच्छा, ऐसा है मेरे अंदर ये क्वालिटी है। अच्छा, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई आप कुकिंग बहुत अच्छा करते हो, आप क्यों ना कुछ अच्छा सा एक फूड का क्लासेस, रेसिपी क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते, या फिर आप आपके यूट्यूब चैनल पे आप ये ऐसे ऐसे वीडियोस बना के डालो। तो ये लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे हो, आपको बताते हैं। रूम नंबर 4 जो है, यहाँ पे मैं मेरे बारे में क्या सोचती हूँ, या फिर मुझे पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, थॉट्स क्या चल रहे हैं, मैं किसी के बारे में एग्जैक्ट क्या सोचती हूँ, ये मुझे पता है। यहाँ पे और कोई नहीं देख सकता, तो मेरे जो थॉट्स होते हैं, ये थॉट्स सिर्फ मुझे पता है। सो ये रूम नंबर 4 है। और रूम नंबर 3 जो है, जहां मुझे भी पता नहीं है और लोगों को भी पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या है। ओके, सो हमारा ये जो पूरा फिंगरप्रिंट का एनालिसिस है, एक्चुअल में ये चारों रूम पे फोकस करता है, बट स्पेशली आपको रूम नंबर 3 पे पता चलेगा कि आप एग्जैक्ट में आपके अंदर क्या टैलेंट है। ओके, सो ये इमेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमें बहुत ज्यादा कुछ रिवील होने के लिए चांसेस है। इससे पहले, जैसे कि अभी हम लोग बिहेवियर की यहाँ पे आए हैं, तो मैं आपको एक पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो ये एक एक्चुअल में बेसिक पर्सनालिटी, जो साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी है, वो 3 कैटेगरीज में आई है। लेकिन उसको बाद में सब डिवाइड हो के वो मोर देन 1000 पर्सनालिटीज के अंदर कैटेगराइज हो गई है। सॉरी। सो फर्स्ट होता है उल्नार पर्सनालिटी। ओके, सो ये पर्सनालिटी के लोग, जैसे कि आप देख पा सकते हो, आपके फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पे, थंब या इंडेक्स फिंगर या फिर बाकी के 3 फिंगर्स, लेकिन स्पेशली आप
आपके दो थंब पे अगर उल्नार का फिंगरप्रिंट अगर आपके अंदर आ जाए तो आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की होगी। सो आप एक लविंग काइंड ऑफ पर्सन है, जिसको बहुत लोग वो दूसरों को प्यार करेंगे, दूसरों को केयरिंग रहेंगे, वो लोग बहुत सेंसिटिव बहुत रहते हैं। ज्यादातर इनको झगड़ा वगैरह करना, आर्ग्यूमेंट्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और उनको अगर दिखे कि कोई सामने वाला आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो वो नहीं आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो वहां से निकल जाएंगे, भाग चले जाएंगे वहां से। ये लोग फॉलोअर्स होते हैं। इन्होंने अगर किसी को मान लिया कि वाह ये कितना आइडियल पर्सन है, मैं ये गुरुजी को बहुत मानती हूँ या फिर इनको बहुत मानती हूँ ना, तो वो 100% वो उनको कॉपी करेंगे या फिर उनको 100% फॉलो करेंगे, एकदम डेडिकेशन में चले जाएंगे। सो बहुत सेंसिटिव पर्सन होते हैं। इन्होंने एक बार आइडियल मान लिया तो वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो इनके दिमाग से वो लोगों को निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। सो ये एक उल्लार पर्सनालिटी होता है। और बहुत लविंग केयरिंग होते हैं। सो बहुत सेंसिटिव पर्सन होते हैं ये। सो ज्यादातर लोग ये पर्सनालिटी में आते हैं। सो आप देख सकते हो आपके थंब के ऊपर उल्नार पैटर्न है क्या। नेक्स्ट है, जैसे कि हम रिपोर्ट में समझ पाते हैं कि हमारे जो ब्रेन है वो राइट एंड लेफ्ट ब्रेन में है। तो राइट ब्रेन का काम क्या है, लेफ्ट ब्रेन का काम क्या है। तो वो राइट ब्रेन समझो मेरा एक्टिव है तो मेरी क्रिएटिविटी एक्टिव है, लेकिन इसका मेरे सब्जेक्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरे सब्जेक्ट आ गया, मेरे क्रिएटिविटी पे क्या असर होगा, मैं क्या फील करूंगी। ओके। सो ये मेरी में जो लीडरशिप क्वालिटी तो दोनों साइड पे है, लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है। लेकिन मैं किस टाइप की लीडर होंगी, तो ये हमें ये जो फिंगरप्रिंट के पैटर्न है उससे समझ में आता है। नेक्स्ट होता है, ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है कि काइनेस्थेटिक लर्नर है। विजुअल लर्नर को क्या होता है कि उसको कलर्स, उसको पैटर्न्स दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको बॉडी लैंग्वेज, सामने वाले का चेहरा, बॉडी लैंग्वेज देखे बिना उनके दिमाग में मेमोरीज डेवलप नहीं होती है और वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हैं। ऑडिटरी में उनको सिर्फ सुन के पता चलता है, उनकी लिसनिंग बहुत शार्प होती है, तो अंडरस्टैंडिंग, साउंड की अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। काइनेस्थेटिक में एक बार उन्होंने वो चीज प्रैक्टिकली हैंडल करना उनको बहुत जरूरी होता है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और बच्चे, जब तक हम ये बच्चों को ये लर्निंग स्टाइल्स में कैटेगराइज नहीं करते हैं, तब तक हम उनके लर्निंग की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और हर एक जो होता है कि ऑडिटरी लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेस्थेटिक भी इंपॉर्टेंट है और विजुअल भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौन सा कैटेगरी कहाँ पे इंपॉर्टेंट है और उसका इंपॉर्टेंस डेवलप करो। समझ लो कि एक आध बच्चे का विजुअल अच्छा नहीं है, तो वो क्या प्रॉब्लम फेस करेगा और उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम क्या होता है कि बच्चा ओरल बहुत आंसर देता है। आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ भी आंसर आप पूछो उनको आंसर्स आते सब है, लेकिन मार्क्स एग्जाम में नहीं आते। तो माँ बाप कंप्लेन करते आता तो सब है लेकिन लिखा नहीं है, इसने क्यों नहीं लिखा है। सो बिकॉज ऑफ कि वो बच्चा होता है वो ऑडिटरी लर्नर होता है, तो उसको आता सब है, वो बोलता सब है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने के लिए जाएंगे ना, तो वहां पे लिखते टाइम उनको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, बट उनको कैसा है कि वो जो डायग्राम करनी चाहिए तो डायग्राम में कुछ याद नहीं आएगा, या फिर वो लेजीनेस करेंगे लिखने के लिए, उनको पसंद नहीं है। काइनेस्थेटिक वही होता है कि लिखना, राइटिंग जो होता है वो काइनेस्थेटिक होता है, तो वो उनको नहीं करना है। तो इवन दो उनको अंडरस्टैंडिंग है लेकिन लिख नहीं पाए, इसलिए मार्क्स नहीं आते। ये हर एक चीज जरूरी है, इसके इम्पोर्टेंस उनको बच्चों को समझाना एक सर्टन एज के बाद उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि जो भी चीज आप लर्न कर रहे हो तो उसको विजुअलाइज भी करो। बिकॉज कि बहुत जो मेजर साइंस में आप जाएंगे तो वहां पे डायग्राम्स और अंडरस्टैंडिंग, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके बाद जितना आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज एग्जाम में मार्क्स तो वो लिखने के बाद ही आते हैं। ये चीज एक एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, मतलब कि एग्जाम में मार्क्स आना इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि मार्क्स आएंगे तभी आप, मार्क्स आने से होगा क्या, तो आपका सिर्फ एकेडमिक जो बोलते हैं ना हम लोग की, उसको एडमिशन के लिए आपको बहुत है।
उसका आपके करियर में कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है मार्क्स का। या फिर हाँ ऑब्वियस, आप अगर आईआईटी से करते हो तो वो बात अलग है, तो वहां पे मार्क्स के लिए सर्टन चीजों के लिए इंपॉर्टेंस होती है। बट आप 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स तो एडमिशन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बाद में तो वो मार्क्स की इंपॉर्टेंस कुछ होती नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको बस ये आदत एक्चुअल में डेवलप करना है कि फ्यूचर में जाके आदत होनी चाहिए कि स्टडी किस तरीके से किया जाए। तो स्टडी तीनों तरीके से होता है, ऑडिटरी, विजुअल, कैनेस्थेटिक, ये तीनों ही चीजें साथ में होना जरूरी है, लेकिन सबका एक जैसा नहीं होता है, किसी का कम ज्यादा होता है। तो हमें पता चलता है कि भाई हाँ यहाँ पे आप फोकस करो, आप विजुअल पे फोकस करो, या फिर आप ऑडिट पे फोकस करो, या काइनेस्थेटिक पे फोकस करो, तो ये आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सो ये है साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट, जहाँ पे आप अपने बारे में, अपने आप के बारे में समझते हैं, आपका ब्रेन किस चीज के लिए बना है, आपके ब्रेन का स्पीड क्या है, आपके ब्रेन की इंटेलिजेंस क्या है, वो समझ में आती है। और आपका साइकोलॉजी, आपका बिहेवियर कैसा है, कि ये समझ लो कि एक आध इंसिडेंट हो गया है, कि समझ लो यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ एकदम ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट होने के बाद वहां पे 100 लोग होंगे, तो 100 के 100 लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। यस। सो समझ लो कि कुछ लोग हैं वो चिल्लाएंगे, दौड़ के भाग जाएंगे वहां से। कुछ लोग होते हैं वो इमरजेंसी, मतलब होता है ना, उनके अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है कि यहाँ पे अब क्या कर लेना चाहिए, तो पहले पुलिस को फोन करो, या कोई घायल पड़ा है तो उसको जाके हेल्प करो, या फिर और कुछ सेफ्टी के लिए, ऑब्वियस सेफ्टी के लिए सब लोग भागेंगे। लेकिन कुछ चीज लोग होते हैं वो एकदम शॉक में चले जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। सो ये अलग अलग इंसिडेंट एक ही है, लेकिन हर एक का रिएक्ट करने का पैटर्न अलग है, बिकॉज ऑफ कि उनकी जो ब्रेन है वो किसी का सेंसिटिव ब्रेन होता है, किसी का लीडरशिप वाला होता है, तो वहां पे चार्ज लेना है ऐसी टाइम पे, तो इतना जो अंदर से स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि सही टाइम पे सही जगह सही काम करना है, तो वो क्या करना है, तो ये सब ये पूरा प्रूवन है थ्रू फिंगरप्रिंट के पैटर्न से। सो हम ये जो मेरा सेशन है, ये फर्स्ट एक सेशन है जहाँ पे हमने फिंगरप्रिंट के बारे में इतना जाना है। नो योर सेल्फ करके इसका पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो ऑब्वियस आप ज्वाइन हो जाइए और पूरा समझ लीजिए। आप अपने आप को देख सकते हैं कि मैं क्या हूँ, आप अपने आप को जज तो नहीं, बट अपने आप को समझ सकते हो कि भाई हाँ मेरा बिहेवियर ऐसा है या ऐसा नहीं है। बिकॉज हमारे यहाँ पे स्पेशली एशियन कंट्रीज में ऐसा होता है कि लोग हमें लेबल लगाते हैं कि हम क्या है, कैसे है, और फिर हम वही सच मान के चलते हैं कि हाँ मैं, लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि ये इस तरीके का पर्सन है, लेकिन एक्चुअल में आप वो पर्सनैलिटी आपकी नहीं होती है। तो आपको खुद को पता है, लेकिन आप किसी को एक्सप्लेन, फिर आप बाद में मानने लगते हो कि हाँ भाई मैं बहुत ज्यादा जिद्दी बच्चा हूँ। मतलब हम, एक बच्चा होता है ना कि हम उसको कहते हैं कि भाई ये जिद्दी है, जिद्दी है, तो बाद में वो जिद्दी नहीं होगा, फिर भी वो जिद्दी बन जाएगा, क्योंकि इतने जन ने उसको बोला है। तो ये किसी के साथ ना हो, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर चाइल्ड फर्स्ट, नो योर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन आप फिर कोई आपको बोले कि हाँ नहीं आप तो इस तरीके के पर्सन नहीं हो, आप ऐसे हो वैसे हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू, एंड ऑब्वियसली हम अगली मीटिंग में जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बायोमेट्रिक ब्रेन मैपिंग एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।